बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके। हाजिर एक नई एपिसोड के साथ आज मैं बात करूंगा टीएफएक्स सीरीज़ के ऊपर। इस सीरीज़ की ये फाइनल वीडियो आने वाली है, तो इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि टीएफएक्स प्रोजेक्ट इस वक्त किस मराहिल के अंदर है और कब इसकी रोल आउट होगी, कितनी तरक्की कर चुका है और कितना सफ़र तय करना बाकी है। इसके अलावा इसके ऊपर एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी किस किस किस्म के वेपन इस्तेमाल किए जाएंगे, पाकिस्तान का टीएफएक्स प्रोग्राम के अंदर शमूलियत का किस किस्म का स्टेटस है और कब ये मिसलीडिंग हुआ, और आखिर में ये डिस्कस करूंगा कि तुर्किश आर्म फोर्सेज ने तुर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज को किस किस्म की एडवाइस दी थी, इसके डिजाइन से हमें किस किस किस्म के आउटपुट चाहिए। इन सब बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तुर्किश प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस और तुर्किश आर्म फोर्सेज ने तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सामने जो रिक्वायरमेंट्स रखी थी, वैसे ये मुझे डिजाइन वाले फेज में कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन वहां पर मैं मिस कर गया था, तो मैंने कहा अब यहाँ पर थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन कर दूं, ओवरव्यू दूंगा थोड़ा सा। 3-4 चीजें जो है 5-6 उनके सामने वो रखी गई थी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सामने कि एक तो इस फाइटर जेट का साइज जो है वो बहुत मिनिमलिस्टिक होना चाहिए और इसका रडार क्रॉस सेक्शन जो है उसको कम से कम रखा जाए। डेफिनेटली 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की एक खूबी है कि उसके अंदर स्टेल्थ मौजूद है, तो जितना साइज छोटा होगा उतना रडार क्रॉस सेक्शन भी छोटा होगा, ऊपर रडार ऑब्जॉर्बिंग लेयर होगी तो उससे डेफिनेटली इसके स्टेल्थ कैरेक्टर्स बढ़ेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो बेहतर से बेहतर तरीन होना चाहिए। आप सबको पता है कि ये भी एक खासी कैपेबिलिटी है 5th जनरेशन जेट की, विदाउट आफ्टर बर्न सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी मौजूद होती है। तो इस चीज को बेहतर करने के लिए तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सामने ये शर्त रखी गई कि जो इसका प्रोपल्शन सिस्टम है यानी इंजन है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन होना चाहिए। थर्ड नंबर के ऊपर जो सेंसर्स हैं उनकी एनाटॉमी और उनकी सिनर्जी जो है वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है आप कह सकते हैं कि मिशन कंप्यूटर सिस्टम आएगा। फ्यूचर के अंदर आप 5th जनरेशन या 6th जनरेशन जेट के साथ ये देखेंगे कि लॉयल विंगमैन और ये दूसरे शार्प शॉट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या स्काई बॉल कॉन्सेप्ट है, ये फाइटर जेट्स के साथ ही उड़ेंगे। तो इनकी जो आप कह सकते हैं कि इंटर ऑपरेबिलिटी है, इनकी जो कनेक्टिविटी है, उनकी जो लिंकेज है, उस सब को मैनेज करने के लिए आपके पास एक बड़ा प्रोसेसर भी होना चाहिए, आपके पास एक बड़ा मिशन कंप्यूटर सिस्टम भी होना चाहिए। तुर्की ने यह कहा है कि इसके एवियोनिक्स और इसके जो सेंसर हैं और इसका जो मिशन कंप्यूटर सिस्टम है वो इतना बेहतर होना चाहिए जो और इसकी हम पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट है उनसे मैच करता हो या उनसे बेहतर हो। चौथे नंबर के ऊपर जो बेसिकली तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट रखी गई थी वो ये थी कि इसके ऊपर जो वेपन्स लगे होंगे वो सिर्फ एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करने के लिए नहीं होंगे, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी तीनों किस्म के वेपन्स इसके ऊपर लगाए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला, बेसिकली ओमनी रोल फाइटर जेट होगा जिसके अंदर इसके ऊपर स्टैंड ऑफ वेपन्स भी लगाए जाएंगे, एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी लगाए जाएंगे और भी बहुत सारी वेपनरी इसके ऊपर इस्तेमाल की जाएगी, जिसके अंदर बॉम्ब्स है, बॉम्ब्स के ऊपर लेजर गाइडेड किट्स वगैरह जो इस्तेमाल की जाती हैं जो कि स्टैंड ऑफ बॉम्ब बन जाते हैं डम बॉम्ब्स के ऊपर। बेशतर किस्म के वेपन इसके ऊपर लगाए जाएंगे ताकि इसके ऊपर से हर किस्म का रोल परफॉर्म किया जाए। तो ये भी इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट थी। 5वें नंबर के ऊपर जो रिक्वायरमेंट रखी गई है तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से वो ये है कि इसके जो एवियोनिक्स हैं, इसके जो सेंसर्स हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन होने चाहिए, जिसके अंदर अब क्या आता है, रडार वार्निंग रिसीवर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सूट आता है पूरे जहाज का, ऐसा रडार आता है, IRST सिस्टम आता है, ये सारे सिस्टम मिलके, इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, अब मैं एक एक को एलैबोरेट नहीं कर सकता, काफी वीडियो लंबी हो जाएगी। इन सब सिस्टम्स को जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन और एक्यूरेट और इनकी जो आपस में साइनर्जी है, इंटरऑपरेबिलिटी है फाइटर जेट के अंदर वाले पोर्शन के अंदर वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि जो 5th जनरेशन की कैपेबिलिटीज है कम से कम उस कैपेबिलिटीज को इस फाइटर जेट की तरफ से अच्छे तरीके से मैच करना चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है 4-5 जो है ये तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई थी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के ऊपर कि ये फाइटर जेट हमें कम से कम ये रिक्वायरमेंट्स जो है इनको फुलफिल करना चाहिए इस फाइटर जेट की तरफ से। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं टीएफएक्स की वेपनरी के ऊपर। टीएफएक्स की वेपनरी के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले शॉर्ट रेंज मिसाइल आती है, फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल आती है। लॉन्ग रेंज मिसाइल के अंदर अगर बात की जाए तो 2 मिसाइल्स हैं जो कि बेसिकली एक गोगतुक है, तुर्की ने अपनी बनाई हुई मिसाइल है वो इसके साथ इंटीग्रेट की है, रेंज तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर के आसपास बचाई जाती है, एक्टिव रडार होमिंग से लैस है, एक अच्छी मिसाइल समझ जाती है, लेकिन इतनी हाई रेंज की नहीं है जितनी दूसरी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो है वो बनाई जाती है। बेसिकली ये मिसाइल जो है वो AIM-120 के ऊपर बेस्ड है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो AIM-120 के आसपास की होगी। सेकंड नंबर के ऊपर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो मीटियोर है, मशहूर जमाना मीटियोर मिसाइल जो कि यूरोप की बनाई हुई है, MBDA की बनाई हुई है। बेसिकली उसकी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है और नो एस्केप जोन तकरीबन 160 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। रैमजेट पावर्ड मिसाइल है, हाईली मैन्यूवरेबल मिसाइल है, आप कह सकते हैं कि इसकी जो किल कैपेबिलिटी है वो दूसरी मिसाइल से काफी ज्यादा बेहतर है। शॉर्ट रेंज मिसाइल की अगर बात की जाए, शॉर्ट रेंज मिसाइल के अंदर हाई ऑफ बोरसाइड मिसाइल जो है वो बेसिकली बोजदोगान इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तुर्की का होम मेड मिसाइल है, थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल के साथ आता है और इसके अंदर भी एक रडार होमिंग रिसीवर जो है वो मौजूद है। अब बात कर लेते हैं एयर टू ग्राउंड वेपन्स के ऊपर। सबसे पहले एयर टू ग्राउंड कैटेगरी के अंदर जो मिसाइल इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है वो है सॉम क्रूज मिसाइल। सॉम क्रूज मिसाइल बेसिकली तुर्की की होम मेड मिसाइल है, 2 कंपनियां इसको मिलकर बनाती हैं, ट्यूबिट एक्सेज और रॉकेटसान। रॉकेटसान जो है वो इसका बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्रोपल्शन सिस्टम बनाती है, यानी इंजन इसका बनाती है, और जो ट्यूबिट एक्सेज है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और सीकर्स वगैरह बनाती है। ये मिसाइल
मिसाइल जो है बेसिकली लॉन्च एंड लीव है, इसको आप फायर करके उसके बाद छोड़ सकते हैं। इसके पास अपना इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है, जीपीएस सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है, टेरेन रेफरेंस नेविगेशन सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है, जॉइंट स्ट्राइक फाइटर वेपन है। बेसिकली आप कह सकते हैं इसको आप बहुत सारे कामों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप एंटी शिप रोल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एयर टू सरफेस मिसाइल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एयर टू सरफेस मिसाइल के अंदर कज़गन सीरीज की जो पूरी फैमिली है जो कि तुर्की खुद तैयार करती है, वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके अंदर किस किस किस्म के वेपन है, कुछ टर्बोजेट पावर्ड है, कुछ सॉलिड फ्यूल रॉकेट सिस्टम पावर्ड है। इसके बाद एंटी रेडिएशन मिसाइल की कैटेगरी आ जाती है। उसके अंदर जो है अकबाबा मिसाइल है। अब आई डोंट नो कि इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो माजरत चाहता हूं। अकबाबा मिसाइल जो है बेसिकली तुर्की की होममेड मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये सीड मिशन के अंदर इस्तेमाल की जाती है, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम। जो रेडिएशन निकल रही होती है रडार से या एयर डिफेंस सिस्टम से, उनको ट्रैक करती है, फिर उसके बाद जाके किसी भी आप कह सकते हैं कि रडार को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है। अब बात कर लेते हैं एयर टू सी रोल के अंदर। एयर टू सी रोल के अंदर जो है रॉकेटसान की सैकर मिसाइल जो है वो पूरी फैमिली इसके साथ लगती है। वो ये बेसिकली ऐसी मिसाइल है जो कि एंटी शिप रोल के अंदर भी इस्तेमाल की जा सकती है, बिल्कुल सॉम क्रूज मिसाइल की तरह। इसके अलावा सरफेस टू सरफेस मिसाइल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद एमबीडीए की स्पीयर 3 मिसाइल जो है वो भी इसके ऊपर लगाई जा सकती है। अब एमबीडीए की स्पीयर 3 मिसाइल जो है सेम इसका भी यही रोल है, आप इसको एंटी शिप रोल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सरफेस टू सरफेस रोल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डेफिनेटली फिर उसके डिफरेंट वेरिएंट्स आ जाते हैं, जिस वेरिएंट को आप जिस तरीके से यूज करना चाहें फिर वो आपकी मिशन के अकॉर्डिंग आपको खुद ऑटोमेटिकली सेट करना पड़ता है। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर मौजूद बॉम्ब्स के ऊपर। इसके ऊपर ताबीर सीरीज की जितनी भी फैमिली है ना वो सारी लगा सकती है, जिसके अंदर ताबीर 81, एचजीके 82, केजीके 82, ताबीर 82, एचजीके 83 डिफरेंट किस्म के बॉम्ब्स इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। उसके अंदर अब आप कह सकते हैं कि लेजर गाइडेड बॉम्ब भी शामिल है, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब भी शामिल है, विंग असिस्टेड गाइडेंस किट भी शामिल है, बहुत सारे बॉम्ब जो है वो इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा बंकर बस्टर बॉम्ब इसके ऊपर लगा सकते हैं, जिसके अंदर सार्ब 83 और एनएबी 84 जो है वो शामिल है। इसके अलावा एमएएम सीरीज के जो स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशंस है वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो कि एसएलसान के बनाए हुए हैं। एसएलसान के मिनिएचर बॉम्ब जो है वो भी इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये एक ओमनी रोल फाइटर जेट है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी, सिर्फ एयर सुपीरियरिटी से मेंटेन नहीं करनी, हर एक डोमेन के लिए इसके पास वेपन मौजूद है। इसकी वेपनरी ओवरऑल जो है बहुत हाई क्लास वेपनरी है, डिफरेंट रेंज के ऊपर डिफरेंट किस्म के वेपन इसके अंदर फायर करने की कैपेबिलिटी मौजूद होगी। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इसके एवियोनिक्स के ऊपर। एवियोनिक्स के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होगी। एडवांस कॉकपिट, जितनी भी आप ये इस वक्त ग्लास कॉकपिट्स देखते हैं ना वो ह्यूमन मशीन इंटरफेस के अंदर आती है, एडवांस कॉकपिट के अंदर आती है। इसका जो कॉकपिट होगा मुकम्मल ग्लास कॉकपिट होगा और एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की जिस तरीके से नीड होती है उस तरीके का ह्यूमन इंटरफेस जो है वो इसका बनाया जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि ओवरऑल प्लीजिंग कॉकपिट होगा, काफी सोफिस्टिकेटेड कॉकपिट होगा, एक पूरा ग्लास कॉकपिट होगा। सेकंड नंबर के ऊपर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद होगा, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी IRSC सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद होगा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS वगैरह वगैरह ये सारी चीजें जो है इसके अंदर शामिल होगी। उसके बाद एडवांस नेविगेशन फीचर्स ICNI जिसको आप बोलते हैं वो भी शामिल होगा इस फाइटर जेट के अंदर। ISR रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का अपना डेडिकेटेड सूट, ये तो डेफिनेटली मस्ट है। इसके अलावा भी और बहुत सारे एवियोनिक्स जो हैं वो इसके अंदर लगाए जाएंगे। वर्ड्स, अब बात कर लेते हैं इस फाइटर जेट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर सबसे पहले अगर आप देखें तो इसका एक सिंगल सीट वेरिएंट के साथ साथ डुअल सीट वेरिएंट भी होगा। उसकी डिफरेंट रीजन हो सकती है, लेकिन जो तुर्की के अकॉर्डिंग रीजन है वो ये है कि फ्यूचर के अंदर जिस तरीके से ये लॉयल विंगमैन के कॉन्सेप्ट्स हैं या दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस फाइटर जेट के साथ फ्लाई करेंगे, काजिल इल्मा ड्रोन वगैरह, तो आप कह सकते हैं कि उसको ऑपरेट करने के लिए एक विंगमैन होगा, एक पायलट अलग से इसके कॉकपिट के अंदर बैठेगा जो कि उन चीजों को ऑपरेट करेगा। एक फाइटर पायलट जो है पूरे जहाज को कंट्रोल करेगा और दूसरा फाइटर पायलट है वो बेसिकली एक लॉयल विंगमैन का जो कॉन्सेप्ट है इसको देखेगा, इसको मैनेज करेगा। तो इस वजह से एक डुअल सीट वेरिएंट भी इस फाइटर जेट का मुतवक्की है तुर्की के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो है लेंथ अगर देख लें 21 मीटर इस फाइटर जेट की लेंथ है, विंग स्पैन 14 मीटर का होगा, हाइट तकरीबन 6 मीटर की होगी, विंग एरिया 60 मीटर स्क्वायर का होगा, मैक्स टेक ऑफ वेट तकरीबन 27,215 kg के आसपास जो है ये कैरी कर सकेगा। परफॉर्मेंस की रेशोज के ऊपर आ जाए तो मैक्स स्पीड तकरीबन इसकी 2 मैक के आसपास होगी और कॉम्बैट रेडियस तकरीबन 1100 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज होगी। सर्विस सीलिंग तकरीबन 55,000 फीट और जी लिमिट्स +9G के आसपास ये सस्टेन कर पाएगा। व्यूअर्स, आप बात कर लेते हैं TFX प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत के ऊपर। देखें, सबसे पहले 22 फरवरी 2022 के अंदर तमिल कॉटल जो कि CEO हैं और प्रेसिडेंट भी हैं तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के, उन्होंने पाकिस्तानी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान और तुर्की जो है वो कोलैबोरेटिवली इस TFX प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा। लेटर ऑन कुछ अरसे बाद जो है उन्हीं की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान और तुर्की जो है वो इस TFX प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करे। दरमियान में ये भी आप कह सकते हैं कि न्यूज़ेस सुनने को मिली थी कि पाकिस्तान के जो नेस्ट के स्टूडेंट हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो जाएंगे तुर्की के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि इस TFX प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, वहां से अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे, वहां से कुछ टेक्नोलॉजीज जो है उनकी अचीवमेंट करेंगे, गेन करेंगे और पाकिस्तान आगे फिर जो है उनको इंप्लीमेंट करेंगे। बाद में जो है ये स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान और तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो है वो इस प्रोग्राम में पार्टनरशिप पे नहीं है। अब ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। डेफिनेटली हर एक कंट्री ने अपना ऑन देखना है। ये जो फाइटर जेट की डेवलपमेंट है ये कोई आसान मरहला नहीं होता, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। तुर्की ने अपनी टेक्नोलॉजी जो उसने 10, 12, 13, 15 सालों के अंदर डेवलप की है उसने उसको बचाना है। पाकिस्तान ने भी देखना है
है कि यार हमें क्या मिलेगा। जब ये सेल परचेज हो रही होती है ना किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट्स की, तो सबसे ज्यादा बड़ी वॉर जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर आती है। हो सकता है मे बी तुर्की ने इसके ऊपर दमंदी ना शो की हो कि यार हम आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, पाकिस्तान ने इस वक्त से इनकार कर दिया हो, या और भी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, या हो सकता है कि नेस्ट के स्टूडेंट जो है वो उस वक्त अभी भी काम कर रहे हो। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है इसके बारे में। इस वक्त यही स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान TFX प्रोजेक्ट का ऑफिशियल पार्टनर नहीं है। तुर्की अकेला जो है BAE सिस्टम के साथ, BAE सिस्टम एक लो लेवल पार्टनर है और तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री एक मेन कॉन्ट्रैक्टर है इस TFX प्रोजेक्ट के अंदर। फिर अब बात कर लेते हैं कि तुर्की ने कितने माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं और कितने बाकी हैं। देखें, तुर्की की अगर बात कर ली जाए, किसी भी फाइटर जेट का इनिशियल और फर्स्ट स्टार्टअप जो है वो मुश्किल होता है। उसके बाद टेक्नोलॉजीज अगर आप जितनी स्ट्रगल करते हैं उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ आसानियां हो जाती हैं। किसी प्रोजेक्ट का लेट होना इट्स ओके, लेकिन आपने कम से कम स्टार्ट करना होता है। तुर्की ने स्टार्ट किया था 2009 के अंदर, उसके बाद से स्लो था यह प्रोजेक्ट। 2017 के बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी तेजी आई। वजह यही है कि अमेरिका ने F-35 प्रोजेक्ट से तुर्की को बाहर कर दिया था। तुर्की पहले इसको एज सेकेंडरी फाइटर जेट ले रहा था, अब ये जो है तुर्की का प्राइमरी फाइटर जेट बन चुका है। अब तुर्की जो है इसमें क्या क्या चीजें डेवलप कर चुका है। सबसे पहले किसी भी जहाज का एयर फ्रेम डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद उसके जो आप कह सकते हैं कंपोजिट मटेरियल्स, क्योंकि फ्रेम के ऊपर तो कंपोजिट मटेरियल्स लगने हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो उसकी टेक्नोलॉजीज होती है जिसके अंदर इंजन टेक्नोलॉजी है, कॉकपिट है, HMD है, वेपनरी है, ईसा रडार है, मिशन कंप्यूटर सिस्टम है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, लैंडिंग गियर्स हैं, टेल्स हैं, फिन्स हैं, जो भी आपने उसका डिजाइन करना है, हर एक चीज विद द पैसेज ऑफ टाइम ही होती है। तुर्की ने ऑलमोस्ट 70% जहाज जो है उसको डेवलप कर लिया है। किस तरीके से एयर फ्रेम तो बना लिया तुर्की ने, अभी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर भी डाल दिया है। उस तरीके से प्रोडक्शन लाइन के ऊपर नहीं डाला, लेकिन आप कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। इंजन के ऊपर अभी थोड़े दिन पहले जो है न्यूज निकल के आई थी कि तुर्की ने तकरीबन काफी बड़ी अचीवमेंट इंजन के हवाले से भी अचीव कर ली है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज है। इसके अलावा जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है वक्तन फवक्तन, जिस तरह मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है ऑस्कर प्रोग्राम के अंदर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हैं। उसने अपने F-16 को मॉडर्नाइज करने के लिए भी इसी प्रोग्राम से जो है काफी फायदा उठाया है। अपनी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से वो TFX के लिए मैच्योर कर रहा है, इसी तरीके से उसने अपने दूसरे जहाजों के प्लेटफॉर्म्स को भी जो है इसी से फायदा उठा के, इसी को बेस बना के अपने और प्लेटफॉर्म्स को भी वो मैच्योर करता जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि तुर्की जो है वो तकरीबन 60 to 70% अपना जहाज बना चुका है, और बाकी आपको पता है 30% टेक्नोलॉजीज जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ही बेहतर होंगी। एक ही अटेम्प्ट में कुछ भी बेहतर जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक अटेम्प्ट में कुछ भी बेहतर नहीं बनता। तो ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। TFX सीरीज यहाँ पर तमाम हुई। अगर कोई गलती कोताही हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।